दोस्तों एक बार फिर से किसान सड़कों पर आए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। किसानों की टोटल 12 डिमांड्स हैं और इन डिमांड्स के साथ किसानों ने मोर्चा निकाला है दिल्ली चलने का। पर इनके रास्ते में खड़ी है हरियाणा पुलिस, जिन्होंने इस मोर्चे को दिल्ली से बहुत दूर रखा हुआ है। दरअसल दिल्ली और पंजाब का कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता, तो किसानों को हरियाणा पार करके दिल्ली आना पड़ेगा। और इस बात का फायदा उठाते हुए सरकार ने इन्हें पंजाब और हरियाणा के संभू बॉर्डर पर ही रोक दिया है। शुरुआत के 2-3 दिनों में जब किसानों ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की थी, तब पुलिस ने भी टीयर गैस का यूज किया था और पहली बार ड्रोन्स के जरिए टीयर गैस को गिराया गया था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट और किसानों के बीच में रोज मीटिंग्स भी चल रही है, पर लगता नहीं है कि कोई रास्ता निकलने वाला है, क्योंकि जितना सिंपल ये सिचुएशन दिख रहा है उतना है नहीं। इसी बीच कुछ जर्नलिस्ट अपनी मीडिया ट्रायल्स भी चला रहे हैं, कुछ किसानों को विक्टिम्स बना रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट को, पर रियलिटी कहीं बीच में है। आखिर क्या है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 का पूरा सच? क्या जो डिमांड्स किसानों के द्वारा की गई है वो जायज भी है और क्या उन्हें पूरा करना पॉसिबल भी है? और अगर सारी डिमांड्स पूरी की भी जाए तो क्या फार्मर्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? और आखिर रामनाथन रिपोर्ट है क्या जिसके बेसिस पर इतनी सारी डिमांड्स रखी गई हैं? और क्या एमएसपी दे देने से किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि आखिर किसानों की प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं। तो हम एक बार अपने इमोशंस को साइड पर रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर की पूरी इकोनॉमिक्स क्या है, जिससे कि हमें सारे सवालों के जवाब डिटेल में मिल सके आज के इस वीडियो में। तो हम इस बार के फार्मर प्रोटेस्ट को समझने से पहले 2020 वाले पिछले प्रोटेस्ट का रिकैप कर लेते हैं। पिछले प्रोटेस्ट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए जो 3 लॉज लाए गए थे, उसे अपोज करने के लिए सारा प्रोटेस्ट किया गया था। एक ही डिमांड थी और 13 महीनों तक यह प्रोटेस्ट चला था और फाइनली सरकार ने इन तीनों लॉज को वापस ले लिया था। पर इस बार के प्रोटेस्ट में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 डिमांड है, जिनमें से की पॉइंट्स एमएसपी लाने का, लैंड एक्विजिशन पर 4 टाइम्स प्राइस देने का, किसानों के जितने कर्ज हैं उन सबको माफ करने का, फार्मर्स को पेंशन देने का और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने का डिमांड है। बाकी थोड़ी और भी डिमांड्स है, पर इन सब में सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है एमएसपी, जो कि सारे क्रॉप्स के लिए मांगा गया है। अब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एमएसपी लाने के लिए पहले भी बात की थी, पर किसी ने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया। और अभी जब 1-2 महीने में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो कई सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने एमएसपी को ऑफर किया है। हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको देंगे। इसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पर बात करने के लिए और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए आपको कई सारे एक्टिविस्ट मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो में पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला, बल्कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो साल 2004 से 2006 के बीच में एक इंडियन जायंटिस्ट और इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एमएस स्वामीनाथन की कमीशन ने सरकार को 5 रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें से लास्ट रिपोर्ट में स्वामीनाथन जी ने फार्मर्स के लिए एक नेशनल पॉलिसी की रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें कई सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस रिकमेंड किए गए थे और उसमें से एक था एमएसपी को इंक्रीज करना। और फार्मर्स इसी रिपोर्ट को बेसिस बनाकर अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। तो सबसे पहले डिटेल में समझते हैं कि आखिर एमएसपी है क्या। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक तरीके से एमआरपी का उल्टा होता है। जैसे एमआरपी का मतलब होता है कि आप किसी भी सामान को एमआरपी से ज्यादा प्राइस पर नहीं खरीद सकते, तो इसके बिल्कुल उल्टा होता है एमएसपी, मतलब आप किसी भी फसल को एमएसपी लिमिट से कम प्राइस पर नहीं खरीद सकते, जिससे कि किसानों को ज्यादा प्राइस मिल सके और फसलों की प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। 1966 में एमएसपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया गया था, जब भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था, जिसमें स्वामीनाथन जी भी एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे। उस समय हम जितना गेहूं चावल ग्रो करते थे वो डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता था, तो हमें यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था। और इसलिए सरकार कम से कम गेहूं चावल में इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और किसानों को ये दोनों फसल उगाने को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स की शुरुआत की गई, जिनमें से एक एमएसपी भी था, जो कि किसानों को एक गारंटी प्रोवाइड करता है कि चाहे मार्केट में कितनी भी उतार चढ़ाव हो, उन्हें एक मिनिमम प्राइस मिलेगी ही मिलेगी, जिससे कि किसानों को एक एश्योरिटी हो कि जिस फसल को उगाने के लिए वो अपने 4 से 6 महीने लगाने वाले हैं, उस पर वो थोड़ा प्रॉफिट कमा सके। पर अगर हम बात करें कि आखिर कितना एमएसपी दिया जाना चाहिए जिससे कि किसानों को एक रीजनेबल इनकम मिल सके, तो रामनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग C2 + 50% का एमएसपी मिलना चाहिए सारे क्रॉप्स पर। यहाँ पर C2 का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, मतलब किसी फसल को ग्रो करने में जितना खर्चा हुआ है, इसमें सीड कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ऑयल कॉस्ट, रेंट कॉस्ट अगर किसी तरीके का है तो वो भी, और फाइनली कल्टीवेशन कॉस्ट, इन सब का जितना भी हिसाब बने उसका कम से कम 50% ज्यादा प्राइस मिले। मतलब अगर किसानों को किसी फसल की कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट 100 रुपए पड़ती है तो उसे कम से कम 150 रुपए की कीमत मिले। अब किसान इसी C2 + 50% वाले सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की डिमांड रखे हुए हैं, पर बात यह है कि जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय पे एमएसपी 50% बहुत कम था, पर पिछले 10 सालों में ये बढ़कर 50% से भी ज्यादा हुई है। जैसे कि 2010 में गेहूं की खरीद रेट 1120 रुपए पर क्विंटल थी, जो कि पिछले साल 2023 में 2275 रुपए पर क्विंटल हो गई। लेकिन जो रामनाथन रिपोर्ट थी उस पर सारे ही क्रॉप्स पर एमएसपी देने की बात की गई थी, पर अगर हम अभी की बात करें तो गवर्नमेंट सिर्फ 23 क्रॉप्स पर ही एमएसपी देती है और इसमें भी जो मेजॉरिटी खरीद होती है वो पैडी और वीट की होती है। अब इसके कई सारे रीजन है, जैसे कि पिछले साल सरसों की मंडी की प्राइस इतनी ज्यादा थी कि उसे एमएसपी पे खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं थी, और दूसरा ये
रीजन है कि फार्मर्स भी यही दोनों फसल ज़्यादा उगाते हैं। तो जब इसकी अबंडेंस इतनी ज़्यादा होगी तो प्रोक्योरमेंट भी ज़्यादा होगी, और जब किसान ये देखते हैं कि ज़्यादा सेफ क्रॉप क्या हुआ जो जल्दी से बिक जाए, तो वो अगले साल भी वही क्रॉप ग्रो करता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सरकार अगर चाहे कि वो सारे क्रॉप्स को एमएसपी के अंडर प्रोक्योर करे, तो क्या ये पॉसिबल भी है? अभी के टाइम पर एमएसपी के अंडर जितना प्रोक्योरमेंट होता है वो करीब 2.3 लाख करोड़ का है, और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो सारे क्रॉप्स को प्रोक्योर करने में करीब 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, जो कि लगभग इस साल के इंफ्रा बजट जितना बड़ा है। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, इतना खर्च हर साल आएगा, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी स्टोरेज की। इतने सारे फसल को स्टोर करने के लिए अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अभी जो 2 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट होता है उसके स्टोरेज में ही काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो रिपोर्ट निकाली थी उसके हिसाब से पिछले 3 साल में 406 करोड़ का फूड ग्रेन डैमेज हुआ है। पर अगर मान लिया जाए कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना ले और उसके पास कहीं से इतने सारे पैसे भी आ जाए, तब भी इन सबको मैनेज करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी बिठानी पड़ेगी, उससे एक लार्ज स्केल पे करप्शन होने के पूरे चांसेस है, जो कि अभी भी काफी हद तक होता ही है। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का बेनिफिट मिल पाता है। तो एमएसपी को बढ़ाने से किसानों को लाइफ में इंप्रूवमेंट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के खराब होने की पूरी गारंटी है। पर फिर भी ऐसी क्या वजह है कि किसान एमएसपी को लेकर इतने ज्यादा एग्रेसिव है? क्योंकि जब तक कोई नेचुरल डिजास्टर ना आए जिससे कि किसानों की फसल खराब हो, तो किसानों को उनकी लागत से जनरली 50% प्रॉफिट मिल जाता है, और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई प्रोफेशन होगा जिसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता हो। लेकिन फिर भी किसानों की हालत इतनी खराब क्यों है? तो आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम्स कहाँ पर है? तो किसानों को कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से पहली प्रॉब्लम है वेदर की अनसर्टेनिटी, पानी के लिए मोस्टली मानसून पे डिपेंडेंट रहना, यूथ का इन्वॉल्वमेंट कम होना, जिससे कि पुराने किसान अपने ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं, और जो नए इनोवेटिव और एफिशिएंट तरीके हैं खेती करने के, जिससे कम रिसोर्सेज पर ज्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है, वो करने में पीछे रह जाते हैं। और इन सब के बाद भी जब फसल मार्केट में जाती है तो काफी सारे मिडिल मैन के थ्रू कस्टमर तक पहुंचती है, जिससे कि किसानों को उनकी रियल वैल्यू नहीं मिल पाती है। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लोअर लैंड होल्डिंग कैपेसिटी। 1970s में भारत के किसानों की एवरेज लैंड होल्डिंग कैपेसिटी थी 5.5 एकड़ की, जो कि लगातार कम होते हुए आधी हो गई है। इतना लैंड साइज एक एवरेज इनकम जनरेट करने के लिए बहुत कम होता है। अभी हमारे देश में जिस तरीके की ट्रेडिशनल फार्मिंग की जाती है, उससे अगर किसान को 35,000 रुपए महीने भी कमाने हैं तो उसे कम से कम 10 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ही जमीन बढ़ने वाली है और ना ही हमारी पॉपुलेशन कम होने वाली है। तो चाहे कितना भी एमएसपी बढ़ा दिया जाए, वो सिर्फ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर पाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पर एमएसपी से काफी ज्यादा फायदा हुआ था और भारत एसेंशियल फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बन पाया था। पर अगर किसी क्रॉप को परमानेंट इंसेंटिव दिया जाएगा तो इसका असर बाकी सारे क्रॉप्स पर दिखेगा, क्योंकि किसान सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करने पर ज्यादा फोकस करेंगे जिन पर एमएसपी दिया जाएगा, और इस वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। इसलिए आज के टाइम पर यह जरूरी है कि हमारे देश के किसान ऐसी फार्मिंग पे ज्यादा फोकस करें जिनमें कम से कम लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आज के टाइम पर ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ज्यादा एक्सपेंसिव बिकते हैं और इनके लिए बहुत ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, और ना ही किसी तरीके के एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मेडिसिनल और हर्ब्स फार्मिंग भी की जा सकती है। आजकल पूरे वर्ल्ड में नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो आप इसे एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो थोड़े रेयर फ्लावर्स होते हैं, आप उनकी फार्मिंग भी कर सकते हैं, ये काफी वैल्यूएबल होते हैं। इसके साथ ही आप ऑयल सीड्स और सनफ्लावर की फार्मिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल का, तो भारत में ही इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ही कम लैंड है तो आप वर्टिकल फार्मिंग भी कर सकते हैं, और ये जितने भी फार्मिंग के मेथड है, आप उनमें मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स का यूज करके, बहुत ही कम पानी को यूज करके आप अपनी फार्मिंग को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसके साथ ही आप हनी प्रोडक्शन भी कर सकते हो, पोल्ट्री फार्म, फिशिंग फार्म, ऐसे कई सारी नई चीजें आप ट्राई करके देख सकते हो, और ऐसी चीजें करने के लिए आपको गवर्नमेंट से काफी सारे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं भी करना चाहते हो तो अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग में ही मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके उसमें लगने वाले खर्च को बहुत ही कम कर सकते हो। इन सब के ऊपर मेरा ये मानना है कि सरकार को एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरह देखना चाहिए, और इसमें वर्ल्ड के मॉडर्न टेक्निक्स का और इनोवेटिव मेथड्स का कैसे यूज करके एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, इन सब की ट्रेनिंग हर गांव में देनी चाहिए, जिससे कि भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ना सिर्फ डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल कर पाए बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपनी सही जगह बना पाए। जिसका एग्जाम्पल हमें बासमती राइस के एक्सपोर्ट में देखने को मिलता है, जब पिछले साल भारत से $2.59 बिलियन का एक्सपोर्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज में हुआ था। लेकिन अगर हम भारत के फार्मर्स के इनकम ग्रोथ के लिए एमएसपी जैसी प्रोटेक्टिव पॉलिसीज पर रिलाई करेंगे रादर देन कि हम उनकी एक्चुअल ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो आगे चल के प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एमएसपी की वजह से पंजाब के किसानों ने सिर्फ गेहूं और चावल को उगाने पर ही ज्यादा फोकस किया है।
जो कि हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, जिसकी वजह से पंजाब के 138 ब्लॉक्स में से 109 ब्लॉक्स का अंडरग्राउंड वाटर लेवल ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पंजाब जैसे फर्टाइल स्टेट में भी हालत आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और इन सब का एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन, और इसके लिए गवर्नमेंट के साथ साथ किसानों को भी थोड़ा अलग करना होगा। हमारे किसानों को नो डाउट काफी सारी परेशानियां पहले से भी थी और आगे भी रहेंगी, और इसके लिए एक हद तक इमोशनल होना भी ठीक है, पर एग्रीकल्चर के पीछे की जो इकोनॉमिक्स है वो एक हार्श रियलिटी है, और इसलिए हमें इमोशनल नहीं बल्कि इकोनॉमिकल डिसीजन लेने होंगे जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे किसानों को थोड़ी हेल्प हो सकती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।